हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 10 फिजिक्स का चैप्टर साउंड लेक्चर नंबर 2। कुछ डिस्कशंस किए हमने साउंड के बारे में। मेगाफोन, ट्रम्पेट, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, साउंड बोर्ड, एको डिस्कस किया, एको की कंडीशंस डिस्कस की, एको का फॉर्मूला डिस्कस किया, है ना। कंडीशंस फॉर एन एको, रिवर्बरेशंस डिस्कस किया। और अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एको पे। सो एको मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड अंडर सर्टन कंडीशंस, राइट। तो इंसानों ने इसका साइंटिफिक या कह दो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ढूंढ निकाला है, बहुत सारे वैसे। और बहुत क्या कहते हैं कि क्रूशियल एप्लीकेशंस है कि अगर ये खोज ना हुई होती तो और चैलेंजिंग हो जाता कुछ चीज़ों को करना, जैसे कि फिशिंग करना, राइट। तो फिशिंग करना मतलब क्या, तुम समुद्र में बोट लेके चले गए, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा नीचे फिश है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 एक यही है कि जाल डालकर बैठे रहो, एक फिक्स टाइम के बाद, मे बी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जाल खींच लो। मे बी एक मछली फंसी हो, मे बी 2 मछली फंसी हो, मे बी कभी बहुत सारी मछलियां आ गई। पर जो एको को यूज करके अगर हम ये काम करें तो पहली बात तो हम बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई, यहाँ पर बोट को रखो, नीचे बहुत सारी मछलियां हैं, और विथ इन मिनट्स जाल डाल देंगे, मछली आ जाएंगी, हम निकल जाएंगे। सो टाइम भी सेव करता है, एफर्ट सेव करता है, राइट। मेंटली हेल्प करता है, फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करता है। सो एको के बेस पे जो मेन डिवाइस डिस्कवर किया गया, उस डिवाइस का नाम है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक प्रिंसिपल है, एक डिवाइस है, राइट। तो ये डिवाइस मल्टीपल तरीकों से हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ फिशिंग के लिए नहीं। जैसे ये आर्मी वाले एंटीनास यूज करते हैं, उनको पता चल जाता है कि दुश्मन का प्लेन आ रहा है, वहां पे भी सोनार यूज होता है। सोनार का कंसेप्ट, वहां पर सोनार के अंदर साउंड वेव्स यूज होती है। कौन सी साउंड वेव्स? माइक्रोवेव्स, साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स कह दो, या लोअर वेवलेंथ की वेव्स कह दो, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स कह दो, माइक्रोवेव साउंड कह दो, लो फ्रीक्वेंसी वाला, हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। और जो मिलिट्री वाले यूज करते हैं उसमें लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है, मतलब कि बड़ी वेवलेंथ वाला साउंड होता है, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। सो सोनार के अंदर माइक्रोवेव्स यूज करके एको का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिससे हमें मल्टीपल जानकारियां या मल्टीपल एप्लीकेशंस मिलते हैं। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि सोनार एग्जैक्टली है क्या। सो सोनार इज ए साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये उसका फुल फॉर्म है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एको, ये फुल फॉर्म है, प्रिंसिपल है। सोनार डिवाइस जनरली शिप के बॉटम में लगाते हैं। 2 पार्ट होते हैं सोनार के, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। मतलब मे बी एक ही बॉक्स हो, मे बी 2 अलग अलग बॉक्स भी हो। एग्जैक्ट सोनार तो मैंने भी नहीं देखा है कैसा आता है, बट एक बक्सा होगा या 2 बक्से होंगे या कंबाइंड भी होगा। सो जनरली ये ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, वेव गई, पानी के तल पर टकरा कर वापिस आएंगी। अब ये जो टकरा के वापिस आई है ना वेव्स, इन वेव्स को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा कि भाई भेजी थी हमने 5 वेव्स, लेट से हमने 5 वेव्स भेजी थी, 5 बार ऐसा चिल्लाया था, हेलो 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 हेलो। और क्या पांचों बार हेलो 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 रिसीव हुआ है? अगर हाँ, तो नीचे का तल एकदम फ्लैट है। अगर टाइमिंग्स भी कैलकुलेट करते हैं, उनसे पता चल जाता है कि भाई ये एकदम तलहटी से तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, इंस्टेड बीच में कहीं से रिफ्लेक्ट हो गया, तो उससे भी उनको पता चल जाता है क्या है। मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करके उनको ये भी पता चल जाता है कि भाई नीचे समुद्र में एग्जैक्टली है क्या, पत्थर है, मे बी कोई ऑब्जेक्ट है। ये कंप्यूटर प्रोसेस करके उसका एग्जैक्ट 3D टाइप का इमेज बना देता है। सो सुपर डिवाइस है एको। बट सिंपल कंडीशंस में सोनार इंस्टॉल एट द बॉटम ऑफ द शिप लाइक ट्रॉलर्स यानी मछली पकड़ने वाले बड़े जहाज, वॉरशिप्स। वैसे हर शिप में होता ही है सोनार, क्योंकि गहराई का पता होना चाहिए। गहराई पता नहीं होगी और उथले पानी में शिप चली गई तो फंस जाएगी। सोनार कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड एंड ए रिसीवर। सोर्स और रिसीवर, सोर्स अल्ट्रासोनिक, सॉरी मैं माइक्रोवेव माइक्रोवेव कह रहा था, अल्ट्रासोनिक साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड,
अल्ट्रासोनिक यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड। कोयल का आवाज होता है ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड होता है। मेल का आवाज लो फ्रीक्वेंसी वाला आवाज होता है। शेर का आवाज बहुत ही ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना दूर तक साउंड जाएगा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड मल्टीपल बार भेजते हैं, ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस जाता है। मतलब ये एक उनका मेथड है कि भाई हेलो हेलो हेलो, और डिपेंडिंग अपॉन रिफ्लेक्शंस रिसीव्ड इन ए गिवन टाइम, उसके बेस पे कंप्यूटर पूरा कैलकुलेशन करके देता है। सो सोर्स ऑफ साउंड सेंड्स द स्ट्रॉन्ग अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रॉम द शिप टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ओशन। द साउंड दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक from the ocean surface or any other obstacle is received by the receiver. This help in identifying the objects below the ship. मे भी कोई डूबी हुई शिप ढूंढ रहे हो, मे भी कोई एयरप्लेन पानी के अंदर गिर गया है वो ढूंढ रहा हो, मे भी मछली ढूंढ रहे हो, मे भी समुद्र के नीचे ऑयल ढूंढ रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढ रहे हो, मिनरल्स ढूंढ रहे हो। मल्टीपल वेज से, मतलब सिर्फ शिप में ही नहीं, ये सेम कंसेप्ट हवा में भी काम आता है कि भाई मिलिट्री एयरक्राफ्ट को जानना पहचानना है। सो ये सोनार का वर्किंग है। अब सोनार का ही एक अलग वर्जन है रेडार। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स होती थी, यहां पर लॉन्ग वेवलेंथ वाली साउंड वेव्स यूज होगी। और ये लॉन्ग वेव वाली साउंड वेव्स को, इसको हम कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। सो ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली साउंड है जो अल्ट्रासोनिक थी ना, हाई फ्रीक्वेंसी कह दो या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंगली लो या स्मॉल वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें लॉन्गर वेवलेंथ है तो करस्पॉन्डिंगली हम ऐसा कह सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी। सो रेडार का फुल फॉर्म है रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। वहां पर अल्ट्रासोनिक यूज करते थे तो उसको सोनार कहते हैं, यहाँ पर रेडियो वेव्स यूज करते हैं तो रडार कहते हैं। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लॉन्ग वेवलेंथ यूज होती है, बट यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। रडार में भी सोनार की तरह ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है। ये ट्रांसमीटर है, ये ऐसा गोल गोल घूमता रहता है ना, ये ट्रांसमीटर है, रेडियो वेव्स भेजते रहता है। तो ये रेडियो वेव्स जाएगी, वापिस आके ऐसा रिसीवर के साथ में टकराएगी, कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग होगा और उससे पता चल जाएगा कि भाई आसपास में क्या क्या है। अब इसके अलावा क्या है, ये जो भी चीज़ें हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नंबर्स भी रहते हैं कि जैसे पैसेंजर एरोप्लेन है तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर है, उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये तो पैसेंजर एरोप्लेन है, राइट, कोई खतरा नहीं है, इसको जाने दो। मिलिट्री एयरक्राफ्ट का कुछ अलग आइडेंटिफिकेशन कोड रहता है, सो सतर्क हो जाते हैं कि भाई दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ रहा है। रडार के अंदर होता है कॉनकेव ट्रांसमीटर माउंटेड ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। रोटेटिंग प्लेटफॉर्म हो भी कभी ना भी हो, क्योंकि मुझे एक ही डायरेक्शन में नजर टिका के रखनी है तो ये रोटेट नहीं होता रहेगा। मुझे चारों डायरेक्शंस में पता लगाना है तो ये रोटेट होता रहेगा। रेडियो सिग्नल्स भेजता रहेगा सारे डायरेक्शंस में। दिस रेडियो वेव्स मे गेट रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द एयरक्राफ्ट और शिप फ्रॉम ए 3 डायमेंशनल रीजन। तो ऐसा सिर्फ हवा में नहीं, जमीन से सटीक, जमीन से लग कर वेव्स जाती है, टकरा के वापिस आती है, तो उनको पता चल जाता है कि कोई वॉरशिप आ रही है, एयरक्राफ्ट आ रहा है। दिस रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड देन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर्स व्हिच हेल्प अस टू नो द पोजीशन ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट। कोई यूएफओ, यूएफओ मतलब एलियन वाला ही यूएफओ नहीं, किसी चीज का कोड वगैरह नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो उसको आर्मी वाले यूएफओ कहते हैं। सो मे बी वार्निंग भेजते हैं, आइडेंटिटी पता नहीं चलने पर उसको मार गिराया जाता है। सो रडार। आगे बढ़ते हैं। एको को जानवर भी यूज करते हैं, बैट्स यूज करते हैं, डॉल्फिन्स, राइट। ये नेचुरली इनके पास में ये टैलेंट है कि ये साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड बना भी सकते हैं और कान भी इतने पावरफुल है कि उनके रिफ्लेक्शंस सुन भी सकते हैं। अब जैसे बैट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करें ना, तो बैट्स नॉक्चर्नल एनिमल है, रात के टाइम पे ये निकलता है बाहर, तो ऑब्वियसली उसके देखने की क्षमता तो 0-0 कह दो, पर सुनने की
और अल्ट्रासोनिक आवाज निकालने की एबिलिटी उसको नेचुरली बहुत सुपर मिली हुई। सो बैट क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है। अब हेलो हेलो नहीं बोलता है वो, एक ट्विटरिंग साउंड, ट्रीट ट्रीट ट्रीट, ऐसा बहुत ही पतला साउंड जो हम तो नहीं सुन पाते हैं, बट रात के टाइम पे पता है झिंगुरों की आवाज आती है, ट्री ट्री ऐसा कुछ। सो वैसा और उससे भी पतला साउंड निकालता है। साउंड जाता है, टकरा के वापिस आता है, उसके कानों में जाता है बैट के, और दिमाग अच्छे से प्रोसेस करके बैट को पता लग जाता है कि भाई सामने दीवार है, सामने खाली जगह है, राइट, सामने कोई लेट्स से कोई ऐसा उसका इंसेक्ट बैठा हुआ है तो वो शिकार करने जा सकता है, वो घर का रास्ता भी उसी तरह से ढूंढता है। सो बैट्स नेचुरली इक्विप्ड है, कुदरत ने ही उसको वैसा बनाया है कि वो एको के कंसेप्ट पे ही खुद का पूरा जीवन निकालता है। So bats uses the principle of echo to look out for its food, hence and its home. Bats are naturally equipped with the ability to produce ultrasonic vibrations, vibrations कह दो या sound कह दो, which is a series of twittering sound. This high pitched यानी pitch का मतलब होता है frequency, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि भाई साउंड से रिलेटेड 3 खासियतें हैं, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल। सो दिस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन नॉट हियर इट। दिस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड या हाई पिच साउंड, सॉन्ग नहीं है, SOUND, साउंड ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन, गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इन द पाथ. The reflected sound is received by the ear of the bat and is processed in the brain, and hence bat can identify the prey or the space through which it can fly and get out of the place. So उसकी पूरी जिंदगी मतलब यहाँ से वहाँ जाना, घर पर वापस आना, खाना पकड़ना, अपने बच्चों से बात करना, दूसरे बैट से कम्युनिकेट करना, सब कुछ एको के बेस पर होता है। सिर्फ बैट ही नहीं, डॉल्फिन्स भी यूज करती है एको का। How dolphins and many other aquatic animals uses the echo. So dolphins are the aquatic animals that have natural ability to produce ultrasonic sound. This sound travels in all the directions, gets reflected back, which helps dolphin to communicate among one another, as well as find the path, right, as well as find the food. और बहुत मतलब डॉल्फिन्स भी echo का यूज करती है, right. हाउ एको इज यूज्ड बाय ट्रॉलरमैन। ट्रॉलरमैन यानी वो मछली पकड़ने वाले जहाज। तो ट्रॉलरमैन भी क्या करते हैं पता है, एको भेजते हैं और एको का जो रिफ्लेक्शन आता है उनके बेस पे उनको पता चल जाता है कि भाई मछली का झुंड कहाँ है। मछली के झुंड को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश या शोल ऑफ फिश, ये भी एक वर्ड है, शोल भी एक वर्ड है इधर, हाँ ये रहा, शोल बोलो या स्कूल्स ऑफ फिश। झुंड जो होता है ना मछलियों का, उसको हम शोल ऑफ फिश या स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन से उनको पता चल जाता है कि मछलियों का झुंड है, उस हिसाब से वो लोग अपना जो जाल बिछाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं, बहुत आसानी रहती है। सो ट्रॉलरमैन uses the sonar which works on the principle of echo. They send the ultrasonic sound waves into the water. These waves are reflected back, and based on the reflections received by the receiver, the trawlerman can identify whether the shoal of fish or school of fish is located in the nearby waters from their position. So आसानी हो जाती है मछली वगैरह पकड़ने में। आगे बढ़ते हैं। How echo is used by army. So रडार भी यूज करती है आर्मी, सोनार भी यूज करती है आर्मी, राइट। इस तरह की ट्रक्स होती है, साउंड वेव्स भेजते हैं। अगर नजदीक में ही पता लगाना है कि जैसे अगले 5-10 किलोमीटर में क्या है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करेंगे। जनरली बहुत दूर तक पता लगाना है, मतलब आसमान के बारे में पता लगाना है, तो रेडियो वेव्स यूज करते हैं। सो आर्मी यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ echo. They send either radio signals or ultrasonic signals which gets reflected back and are received by the receiver. This received signal helps the army to locate the gun positions, tank position, आर्टिलरी पोजीशन या एनिमी के ट्रूप्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है कि भाई रास्ता कैसा है, एनिमी के टैंक आ रहे हैं, टुकड़ी आ रही है आर्मी की,
राइट, मे बी आर्टिलरी सेट करके रखी है। आर्टिलरी यानी एक जगह पर खड़ी रहती है और फायर करती है। टैंक यानी मूव करती है और फायर करती है। तो टैंक आर्टिलरी अलग अलग। तो इस तरह से आर्मी भी यूज करती है एको का। एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ एको इन द स्टडी ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी यानी जमीन के बारे में जानकारी लगाना। तो जियोलॉजी एक ब्रांच है, राइट। जियोलॉजिस्ट जैसे फिजिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं, वैसे जियोलॉजिस्ट होते हैं। जियोलॉजिस्ट अर्थ का अंदर का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उसमें भी एको की हेल्प लेते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि धरती के अंदर क्या है। लेट्स से बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले जियोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा कि भाई अंदर की सॉइल कैसा है, राइट। अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, अंदर कहीं पे केव खाली जगह तो नहीं है, या अंदर कोई नीचे ऐसा ना हो कि नेचुरल रिसोर्स हो, मिनरल हो, बाद में पता चले बिल्डिंग खड़ी हो गई, फिर बिल्डिंग तोड़ के मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज निकालने पड़े। सो जियोलॉजिस्ट ये सब काम करके देते हैं। सो जियोलॉजिस्ट पूरे एरिया को स्कैन करते हैं। स्कैन कैसे करते हैं? एको के थ्रू ही स्कैन करते हैं। तो उससे कुछ ऐसा मैप जैसा बनता है, और इससे उनको पता चलता है कि भाई पानी है, हार्ड रॉक है, सैंड है, दलदल है, पेड़ पौधे हैं, या जमीन में कोई नेचुरल रिसोर्सेस है, राइट। कोयले की खदान कह दो, गोल्ड माइंस कह दो, कोल माइंस कह दो, कॉपर माइंस कह दो। सो जियोलॉजी एक हिस्सा है उनकी खोज में। सो जियोलॉजिस्ट यूज द प्रिंसिपल ऑफ एको फॉर द मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। मिनरल प्रोस्पेक्टिंग यानी ये पता लगाने के लिए कि भी जमीन के नीचे मिनरल्स है कि नहीं है। मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। सो दे सेंड द स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स, डिपेंड करता है कितनी गहराई तक पता लगाना है। कम दूरी कम गहराई अल्ट्रासोनिक, ज्यादा दूरी ज्यादा गहराई रेडियो वेव्स। सो दे सेंड द स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। या तो एरोप्लेन में से भेजेंगे या तो अर्थ पे ही वो लोग अपनी ट्रक या अपना सिस्टम लेके चलेंगे, स्कैनिंग से डेटा उनको मिलते जाएगा। And based on the reflection received, geologists identify for the location of mineral, oil, coal or any other precious deposit. Explain the use of echo in the medical science. तो echo काफी सारे लोगों ने ये देखा ही होगा, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। इसको सोनोग्राफी कहते हैं, राइट। डॉपलर स्कैन भी कहते हैं। डॉपलर भी एक बहुत बड़ा वर्ड है। साउंड से रिलेटेड कुछ और भी फिनोमिनान है बहुत गहराई में, वो 11th के अंदर आते हैं, ऑसिलेशंस और वेव्स करके। बहुत 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 डिटेल में साउंड को डिस्कस किया गया है। सो ये सब चीज़ें तो है ही, बट ये छोटा सा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा वो है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। सो सोनोग्राफी में भी एको का ही कंसेप्ट यूज होता है। ये जो डिवाइस है एको प्रोड्यूस नहीं करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड अंदर जाता है, ऑर्गन से टकरा के वापिस आता है, इस तरह का कुछ पिक्चर बनता है, और उससे पता चलता है, मेडिकल जो एक्सपर्ट है उसको पता चलेगा कि भाई ये फ्लूइड है, यहाँ पे स्वेलोइंग आ गई है, लीवर खराब हो गया है, बेबी है पेट में। ये सब चीज़ें एको का कंसेप्ट सोनोग्राफी में अप्लाई होता है, उससे पता चलता है। So the concept of echo is also used in medical science. The ultrasonic scanners are scanned over the human organs, and based on the reflections received back, the medical officer get to know the medical condition of the patient. Ultrasonic waves are used for imaging internal human organs, जैसे कि पेट का भाग बेबी है कि नहीं पता लगाने के लिए, लीवर के बारे में पता लगाने के लिए, गॉल ब्लैडर का स्टेटस, राइट। कह रहे हैं बहुत पेट में दुख रहा है, बहुत पेट में दुख रहा है, दवाई आ ली लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो अल्ट्रासोनिक एक नेक्स्ट स्टेप है, तो पता चल जाएगा कि भाई पेट में तो गैस भर गई है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी हो सकता है कि भाई पेट के अंदर छाले पड़ गए हैं, ऐसा कुछ, तो सब अल्ट्रासोनिक से पता चल जाता है। एनालाइजिंग द ह्यूमन वोम स्पेशली फॉर द प्रेजेंस ऑफ फीटस कॉल्ड एज सोनोग्राफी, यूजिंग द सेम कंसेप्ट ऑफ एको फॉर द हार्ट। टू एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट इट्स फॉर कार्डियोग्राफी। तो कार्डियोग्राफी भी एको पे ही बेस्ड है। हार्ट का जो क्या कहते हैं हार्ट बीट है, उसके बेसिस पे ब्लड प्रेशर वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई आयोटाज है,
राइट, वेन्स है, उन सब में ब्लॉकेज है, सही से ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है। सो एको इन ए मेडिकल साइंस। फिर ये टॉपिक है नेचुरल वाइब्रेशंस और फ्री वाइब्रेशंस। अब साउंड के बारे में थोड़ा और अलग पार्ट है ये। नेचुरल वाइब्रेशंस या फ्री वाइब्रेशंस, ऑब्वियसली वाइब्रेशन ही रीजन है साउंड का, तो वाइब्रेशंस के बारे में कुछ जानकारी। सो नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन मतलब, अब जैसे कि ऐसा मान लो कि मेरे पास में कुछ ऑब्जेक्ट है, राइट, लेट्स से एक रबर बैंड है, स्ट्रेच करके रखा हुआ है, उसको प्लग करके छोड़ दूं, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं ना, उसको हम कहेंगे नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस। कोई भी, जैसे रेलिंग है, राइट, जाली होती है सीढ़ियों के आसपास में, उसको एक बार मार के छोड़ दो और कान से सुनो या तो उंगली से फील करो, सो वाइब्रेशंस होते रहेंगे, उसको हम कहते हैं नेचुरल वाइब्रेशंस, फ्री वाइब्रेशंस। सो नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑन बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। वो रेलिंग है, अपने कंफर्टेबल स्टेट में है, बट मैंने मारा उसको तो वो डिस्टर्ब हो गई, और अब जो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस आ रहे हैं ना, उसको हम कहेंगे नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन। सो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो एज ए डेफिनेशन। फ्री वाइब्रेशंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब यहां पर भी इन चीजों को अच्छे से समझना है। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब कि लेट्स से स्टाइलस को मैंने वाइब्रेट किया, तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट हो रही, क्या ये वाइब्रेट होती ही रहेगी? ये मैंने एक बार इसको डिस्टर्ब कर दिया, क्या ये वाइब्रेट होती रहेगी? नहीं, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगी। रबर बैंड को ले लो, रबर बैंड स्ट्रेच कर दिया, प्लग करके छोड़ दिया, तो क्या वो वाइब्रेट होती ही रहेगी? थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगी। तो क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था रबर बैंड का? गिटार के तार को छेड़ के छोड़ दिया, वाइब्रेशंस होंगी उसमें, चलती ही रहेगी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब ये कि भाई वाइब्रेशन को हम डायग्रामेटिकली इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो क्या ये कांस्टेंट ही रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा तब जब कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो। गिटार के तार को स्पेस में ले जाओ और गिटार को प्लग करके छोड़ दो, तो बरसों तक वो तार वाइब्रेट, फ्री वाइब्रेशंस कैरी ऑन करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं। अर्थ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वो एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टिव फोर्स देता है, जिस वजह से वाइब्रेशंस ऐसे ना होकर, इसको थोड़ा राइट, तो ये हो गए हमारे नेचुरल वाइब्रेशंस। बट अर्थ के रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ना ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, नॉट ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ये वाला कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। सो फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? नेचुरल वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि भाई उसको एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, एम्पलीट्यूड मेंटेन होना चाहिए, तो उसको हम फ्री वाइब्रेशंस कहेंगे। अब अर्थ पे तो कांस्टेंट मेंटेन होता ही नहीं है, सो मतलब है कि अर्थ पे नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही है हर जगह पर, चाहे तुम धरती के अंदर भी चले जाओ, एटमॉस्फेयर है ही है, तो रेजिस्टिव फोर्स होगा ही होगा। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स ऑफ ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बीइंग
एवरीवेयर ऑन अर्थ फ्री बोल दो या नेचुरल बोल दो, आर नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। अर्थ पे तो नहीं हो पाएंगे भाई नेचुरल या फ्री वाइब्रेशंस। सो ये नेचुरल वाइब्रेशंस की डेफिनेशन है। फिर इसके एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने कहे कि भाई बहुत सारे एग्जांपल्स है। रबर बैंड को स्ट्रेच करके प्लग करके छोड़ दो, राइट। ट्यूनिंग फॉर्क फिजिक्स का एक स्पेशल डिवाइस है, उसको ऐसा मार के छोड़ दो तो वाइब्रेशंस होते रहेंगे। अब वो भी धीरे धीरे तो बंद ही हो जाने वाले हैं, बट उसमें नेचुरल वाइब्रेशन प्रोड्यूस तो हुआ, मेंटेन नहीं हो पाया, मेंटेन नहीं हो पाया। खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना ना, उसको हम कहते हैं नेचुरल वाइब्रेशंस। हर ऑब्जेक्ट की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ये जो स्मार्ट बोर्ड है इसकी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, रबर बैंड की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तुम्हारी मेरी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। कैसे पता लगाओगे? डीजे के स्पीकर्स होते हैं, जोर जोर से बजते हैं। अब डीजे के स्पीकर के पास में जाके खड़े रह जाओ तो तुमको फील होगा कि तुम्हारे अंदर के ऑर्गन्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो तुम्हारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई। मेजर भी कर सकते हैं, बट फिलहाल मेजरमेंट से रिलेटेड डिस्कशन नहीं है, सिर्फ शब्दों को समझना है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशंस, फ्री वाइब्रेशंस, यहां पर डेफिनेशन में आया ना। तो फ्री वाइब्रेशंस में ये एक वर्ड ऐड कर दो कि फ्री वाइब्रेशंस हैपन विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। So example, the natural or free vibrations includes a freely suspended pendulum। हाँ, झूला है ना, एक बार पुल कर दो और छोड़ दो तो वो नेचुरल वाइब्रेशन शुरू हुए। हावेवर नेचुरल वाइब्रेशंस धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगे। तो नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड मेंटेन होना चाहिए, पर अर्थ पे एम्पलीट्यूड मेंटेन नहीं हो पाता है। शुरू तो हुआ बट मेंटेन नहीं हो पाया, इसीलिए हम उसको नेचुरल वाइब्रेशन नहीं कहेंगे। स्पेस में होगा, स्पेस में एक बार ऐसा झूला देके छोड़ दो तो वो चलता ही रहेगा, क्योंकि कोई रेजिस्टिंग फोर्स ही नहीं है। So examples of the natural or free vibrations include freely suspended pendulum oscillating about its mean position but under the absence of any resisting force। ये अर्थ की वजह से हम ऐसी कंडीशन डाल देते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स नहीं होना चाहिए। ट्यूनिंग फॉर्क ऑन बीइंग स्ट्रक ऑन द रबर पैड, ऐसा मार के छोड़ दो, नेचुरल वाइब्रेशंस होंगे। ये नेचुरल वाइब्रेशंस वैसे तो स्टॉप नहीं होते, बट अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से स्टॉप हो जाते हैं। स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके रिलीज कर दो, फ्री वाइब्रेशंस होंगे। अगेन सेम चीज ऐड कर सकते हो कि फ्री वाइब्रेशंस अनलेस नो रेजिस्टिव फोर्स, पर बाय डिफॉल्ट रेजिस्टिव फोर्स तो है ही, आ ही जाता है। फिर द नेचुरल वाइब्रेशंस टेक्स प्लेस ओनली इन द स्पेस और इन द लोकेशन वेयर नो एटमॉस्फेयर और नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इज प्रेजेंट। सो मल्टीपल एग्जांपल्स, ये तीन तो है, और भी तुम खुद से बना के लिख सकते हो। रबर बैंड स्ट्रेच्ड, प्लग्ड एंड रिलीज्ड। स्टील स्केल held firmly at the one end and then disturbing the other end and released, right? Guitar string plugged and released। so काफी सारे एग्जांपल्स तुम लिख सकते हो। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलरेडी ये फ्री वाइब्रेशंस की पहली ही स्लाइड में मैंने बता दिया। सो यूनिफॉर्म वेव फॉर्म जो है वो ग्राफिकल नोटेशन है नेचुरल वाइब्रेशंस का। और नेचुरल वाइब्रेशंस के साथ साथ वाइब्रेशंस यानी ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस के साथ साथ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये चार चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती है। जब भी तुम वर्ड वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहो तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये चार चीजें बाय डिफॉल्ट उसके साथ में जुड़ी हुई होती है या हमें कैलकुलेट करनी रहती है। सो नेचुरल टाइम पीरियड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, दी टाइम पीरियड
of body executing natural वाइब्रेशंस या फ्री वाइब्रेशंस, दोनों ही सिनोनिम है एक दूसरे के। फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी वाइब्रेटिंग with body undergoing natural vibration। तो ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना रहना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है फ्री वाइब्रेशंस के, नेचुरल वाइब्रेशंस के? तो पहला वाला, फ्री वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आएगा फॉर श्योर। दूसरा, फ्री वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है, राइट। हावेवर फ्री वाइब्रेशंस अर्थ पे नहीं हो सकते क्योंकि अर्थ पर रेजिस्टिव फोर्स है, स्पेस में ही जाकर फ्री वाइब्रेशंस होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, फिर ये दूसरे टाइप के वाइब्रेशंस है, डैम्प्ड वाइब्रेशंस, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए जो पढ़ाया है उसको ढंग से पढ़ो, मेमोराइज करो, समझो। डे टू डे लाइफ में कहीं पर एप्लीकेशन दिखता है तो खुद को सवाल करो कि कौन सा फिजिक्स का कंसेप्ट एप्लीकेबल है, राइट, और उसी तरह से फिजिक्स लर्न कर सकते हैं। सी यू, बाय बाय।